हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो iOS 26.3 को इंस्टॉल एंड यूज करने के बाद मुझे 3 दिन हो चुके हैं। एज आज हो चुकी है 15 फरवरी एंड मैंने इसे 11 फरवरी रात को इंस्टॉल कर लिया था। तो उसके बाद 12, 13, 14 फरवरी एंड उसके बाद अभी मैं 15 फरवरी को मॉर्निंग में वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड एक्चुअल में इतना टाइम इनफ होता है किसी भी अपडेट के बारे में जानने के लिए, लाइक एक्चुअल में उस वाली अपडेट में क्या चेंजेस करे गए हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस अपडेट। एंड इसे मैं यूज कर रहा था अपने प्राइमरी डिवाइस में विच इज iPhone 17 Pro। बाकी इस वाले अपडेट की वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, लाइक इस वाले अपडेट में क्या कुछ नए फीचर्स हैं, इसी के साथ क्या बड़े चेंजेस हो चुके हैं। बट आज की ये वीडियो होने वाली है इसकी रिव्यू वीडियो। यहाँ पे आपको हर चीज के बारे में बताऊंगा, लाइक एक्चुअल में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये अपडेट कैसे निकल कर आ रही है। यहाँ पे मैंने काफी सारे बड़े चेंजेस नोटिस करे हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड अगर आप में से कोई भी वेट कर रहा है रिगार्डिंग दिस अपडेट कि आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं, इस चीज की क्लैरिटी भी आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा स्टोरेज की, जो कि मुझे यहाँ पे काफी फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई दी है। सो अपडेट को इंस्टॉल करने के तुरंत बाद यहाँ पे जो अवेलेबल स्टोरेज है वो लगभग उतनी ही थी, बट अभी यहाँ पे 1 से लेकर 2 दिन के बाद मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दिया दैट यहाँ पे जो स्टोरेज है वो बहुत ही ज्यादा ऑक्यूपाई हो रही थी। सो यहाँ पे मैंने चेक करा, उसमें iOS एंड सिस्टम डेटा इसमें काफी ज्यादा बदलाव थे। स्पेशली जो सिस्टम डेटा है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, अराउंड 10 से लेके 12 GB के आसपास। एंड जो अवेलेबल स्टोरेज आपको यहाँ पे शो हो रही है 101.84 GB, ये हो गई थी अराउंड 90 GB के आसपास। अब ऐसा यूजुअली किसी न किसी अपडेट में होता रहता है, सो इसमें यहाँ पे कोई भी बड़ी बात नहीं है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको जस्ट अपने फोन को रिस्टार्ट कर लेना है एंड रिस्टार्ट करने के 5 से लेकर 10 मिनट के बाद वो अपने आप ही मैनेज हो जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंटली इसमें जो सिस्टम डेटा है वो बैक टू नॉर्मल आ गया, क्योंकि मैंने अभी इस फोन को रिसेंटली रिस्टार्ट कर लिया था। एंड आई थॉट रिस्टार्ट करके यहाँ पे जो सिस्टम डेटा है वो कम नहीं होता है, सो फिर वो एक प्रॉब्लम वाली बात है। देन फिर मैं इस चीज को वीडियो में एक मेजर प्रॉब्लम की तरह हाईलाइट करूंगा। बट अब यहाँ पे क्योंकि ये रिस्टार्ट करके सॉल्व हो चुका है, तो इनकेस अगर आपको भी स्टोरेज के रिगार्डिंग कोई भी फ्लक्चुएशन दिख रहा है, स्टोरेज ज्यादा ऑक्यूपाई हो रही है, जस्ट अपने फोन को रिस्टार्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे सभी चीजें एकदम ही सॉर्ट हो जाएंगी। सो अल्टीमेटली आई कैन से स्टोरेज के मामले में वाली अपडेट एकदम ही सॉर्टेड है। आपको ऐसा कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन या फिर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा एंड आप अपने फोन को इजीली अपडेट कर सकते हो एंड स्टोरेज के रिगार्डिंग आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा नेटवर्क की, क्योंकि यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो अपडेट हुआ था इस वाली अपडेट में। एंड डेफिनेटली आई कैन से यहाँ पे मुझे स्लाइट इंप्रूवमेंट्स दिखी है रिगार्डिंग नेटवर्क्स। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको कोई जमीन आसमान का डिफरेंस दिखने वाला है, कॉल काफी फास्ट लगेगा या फिर यहाँ पे जो वाईफाई की रेंज है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बस यहाँ पे जो छोटे मोटे बग्स थे आपको वो सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। अब एक प्रॉब्लम मैंने आईफोन्स में काफी टाइम से फेस करी है, जो कि मुझे इस वाली अपडेट में थोड़ी बेटर लगी है, मतलब प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं दिखी है। दैट इज आउटडोर में हम जैसे मोबाइल डेटा को इस्तेमाल करते हैं, अब उस केस में अगर वाईफाई भी ऑन होता है तो वहाँ पे जो मोबाइल डेटा है उसको ऑपरेट करने में काफी मुश्किल आती है एंड स्पीड वगैरह प्रॉपर नहीं आती है। तो यहाँ पे हमें अल्टीमेटली इस तरीके से वाईफाई को ऑफ करना पड़ता है, जबकि एंड्रॉइड फोन्स में ऐसा नहीं होता है। अगर आपके फोन में वाईफाई मोबाइल डेटा साथ में ऑन है, उसके बाद भी वो अपने आप ही अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर लेता है एंड मोबाइल डेटा की स्पीड आपको प्रॉपर्ली दे देता है। तो ये वाली चीज मुझे इस वाली अपडेट में स्लाइटली बेटर दिखी है, मतलब यहाँ पे आउटडोर में वाईफाई मोबाइल डेटा एक साथ ऑन होने के बाद भी जो मोबाइल डेटा है वो ठीक ठाक तरीके से चल रहा था एंड यहाँ पे वाईफाई उसको बहुत ज्यादा हैम्पर नहीं कर रहा था। सो यहाँ पे मुझे इस तरीके से वाईफाई को बंद नहीं करना पड़ा। बट फिर भी आई वुड से ये वाली चीज एकदम ही बेस्ट नहीं है, तब भी आपको यहाँ पे स्पीड में थोड़ा बहुत फर्क देखने को जरूर मिलता है। आपको यहाँ पे जो वाईफाई उसको बंद करना ही पड़ता है। अब आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एप्पल हमेशा ही जो क्वालकॉम के लेटेस्ट मॉडेम होता है उसको इस्तेमाल करता है। बाकी iPhone 16e एंड iPhone Air में आपको एप्पल के खुद के मॉडेम देखने को मिल रहे हैं। अब मैंने उन फोन्स को अब तक इस्तेमाल नहीं करा है, मे बी उन वाले फोन्स में वाली चीज बेटर हो, बट क्योंकि iPhone 17 एंड 17 Pro सीरीज में अभी भी क्वालकॉम के मॉडेम ही है, तो इन वाले फोन्स में अभी भी ये चीज स्लाइटली एग्जिस्ट करती है। बाकी इसी के साथ यहाँ पे जो वाईफाई की स्विचिंग है अभी भी बेस्ट नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं नीचे अपने रूम में वाईफाई को इस्तेमाल कर रहा होता हूँ एंड देन उसके बाद अपने घर पे मैं छत पे जाता हूँ, वहाँ पे एक अलग वाईफाई राउटर लगा हुआ है, सो अपने आप ही स्विच नहीं कर पाता है एंड जो वाईफाई नीचे कनेक्टेड है इसकी स्पीड जस्ट यहाँ पे कम होती रहती है। फिर मुझे यहाँ पे वाईफाई को बंद करके दोबारा से ऑन करना पड़ता है। उसके बाद जो बेस्ट रेंज वाला वाईफाई होता है विच इज छत वाला वाईफाई राउटर, ये उस पर कनेक्ट करता है। जबकि इसी कंडीशन में जो अदर एंड्रॉइड फोन्स है वो काफी सीमलेस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। जस्ट लाइक मेरे पास जो OnePlus 15R है वो बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर लेता है। अब क्योंकि काफी टाइम से यहाँ पे आईफोन्स का यही बिहेवियर है रिगार्डिंग दीज थिंग्स, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो इनका ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है एंड जो iOS है वो इस तरीके से ही काम करता है। अब इसके बाद मैं जैसे ही बात करता हूँ परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे मुझे सच में काफी ज्यादा मेजर डिफरेंसेस दिखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे स्कोर्स, जो कि कहीं ना कहीं पहले वाले स्कोर्स के साथ ही अलाइंड है, जो कि पहले मुझे iOS 26.2 में, उसके बाद
.2.1 में मिल रहे थे, जो कि डेफिनेटली बहुत ही अच्छे स्कोर्स हैं। लाइक आईफोन 17 प्रो में आप देखेंगे 10,000 प्लस स्कोर इजीली आ रहा है। बट वैसे अगर मैं बात करूं फोन को चलाने की, इस्तेमाल करने की, तो आपको यहाँ पे जो स्मूथनेस है वो डेफिनेटली बहुत बेटर लगेगी। एंड आई कैन इजीली से जब से मैंने 17 प्रो को परचेज करा है, जो मुझे ट्रू 120 हर्ट्ज का एक्सपीरियंस है वो अब जाके इस वाली अपडेट में मिल पाया है। लाइक जिस तरीके से एप्लीकेशन को ओपन एंड क्लोज करने में आपको प्रॉपर्ली एकदम ही 120 हर्ट्ज फील होगा, वो चीज अब तक यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं दिखती थी। एंड कहीं ना कहीं फोन को इस्तेमाल करने में माइक्रो स्टर्टर्स एंड जिटर्स दिखते ही रहते थे। इनफैक्ट इसी के साथ काफी सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि प्रॉपर्ली 120 हर्ट्ज पे चलती नहीं है एंड कभी कभी लैग करती ही रहती हैं, जस्ट लाइक OLX एप्लीकेशन। एंड इसी के साथ कोई और एप्लीकेशन भी हो सकती है। तो इन सभी एप्लीकेशंस में भी आपको यहाँ पे बेटर ऑप्टिमाइजेशन इजीली दिखेगा। लाइक स्क्रॉलिंग के टाइम पे जिटर्स, लैग्स काफी कम आते हैं। आपको प्रॉपर्ली 120 हर्ट्ज का एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आपके फोन में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है तो। बाकी जिन आईफोन्स में 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है उसमें भी आपको डेफिनेटली स्लाइटली बेटर स्टेबल परफॉर्मेंस दिख पाएगी। सो आई कैन इजीली से इस वाली अपडेट में यहाँ पे मुझे जिस चीज में मेजर डिफरेंस दिखा है वो इसकी परफॉर्मेंस ही है। तो खास करके जिन भी लोगों को अपने फोन्स में परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम लग रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है फोन थोड़ा स्लो हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली इस वाली अपडेट को इंस्टॉल कर लेना चाहिए। आपको तुरंत ही फर्क दिख जाएगा। बाकी परफॉर्मेंस के साथ साथ यहाँ पे जो हीटिंग है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वाली अपडेट के बाद जो हीटिंग है वो भी काफी कंट्रोल लग रही है। मतलब फोन को थोड़ा ज्यादा पुश करने पे, लाइक वीडियो कॉलिंग या फिर आउटडोर में कैमरा यूजेज, वहां पे फोन ज्यादा कोई हीट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। डेफिनेटली पुरानी वाली अपडेट्स के मुकाबले यहाँ पे फोन कम हीट हो रहा है। अब वही हम बात करें बग्स एंड इश्यूज की, तो मुझे ऐसा यहाँ पे 3 दिन के बाद भी कोई भी बग या फिर प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है इस वाली अपडेट में। सो दैट इज रियली अ गुड थिंग। अब जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इश्यूज थे, जस्ट लाइक सबसे पहले जो कीबोर्ड का लैग वाला इशू था, मुझे ऐसा इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा है। मे बी यहाँ पे अपडेट इंस्टॉल करने के तुरंत बाद, लाइक 1 से लेकर 2 दिन में, ये थोड़ा सा बेटर जरूर दिख रहा था। बट अभी कुछ टाइम और इस्तेमाल करने के बाद ऐसा लगता है वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ चुका है। एंड जो कीबोर्ड है कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव या फिर एकदम ही क्विक फील नहीं हो रहा है। हाँ, बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे कीबोर्ड एकदम ही प्रॉब्लमैटिक, आपको बहुत ज्यादा कोई डिले या फिर लैग फील होगा इसमें। बट फिर भी इसे इस्तेमाल करने के बाद ऐसा लगता था यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी और बेटर हो सकती थी। ओके, सो नया इशू यहाँ पे आपने देख लिया जो कि मुझे अभी पहली बार दिखा है, वो है एप्लीकेशन क्रैश। लाइक यहाँ पे सेटिंग में इस तरीके से टाइपिंग के टाइम सेटिंग एप्लीकेशन एकदम ही क्रैश हो गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। सो आप लोगों ने एकदम ही ब्रांड न्यू बग यहाँ पे देख लिया। तो इस तरीके से अनएक्सपेक्टेड चीजें यहाँ पे डेफिनेटली हो सकती हैं। अब क्या आपको भी इस तरीके से फोन को इस्तेमाल करते हुए कोई भी एप्लीकेशन क्रैश होते हुए दिखाई दी है? कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। बाकी इसी के साथ जो नेक्स्ट बग था जो कि मुझे इससे पुरानी वाली अपडेट में, उससे भी पुरानी वाली अपडेट में काफी दिख रहा था, वो है व्हाट्सएप में ऑडियो या फिर वीडियो कॉल को क्लिक करने के बाद एक डिले एंड फिर 4 से लेके 5 सेकंड के बाद कॉल का लग पाना। सब वो चीज यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी है। सो आई थिंक एप्पल ने उसको सॉल्व कर दिया है। बाकी देखते हैं कुछ टाइम और इस्तेमाल करने के बाद वो वाला बग वापस आता है या फिर नहीं। बाकी इसके अलावा कुछ और बग्स भी यहाँ पे नोटिस हो सकते हैं, जस्ट लाइक कॉल ड्रॉप या फिर कॉल फेलियर। लाइक फोन पे बात करते करते रैंडमली यहाँ पे कॉल फेल्ड लिखा आ जाता है। तो उस तरीके की चीजें भी यहाँ पे मुझे अब तक कोई भी नोटिस नहीं हुई है। इनकेस अगर आपने नोटिस करी है तो कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड इसी के साथ कैमरा एप्लीकेशन में भी कभी कभार थोड़े इशू फेस हो जाते हैं। लाइक यहाँ पे इस तरीके से कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद काफी देर में इसका लोड होना या फिर यहाँ पे जो ब्लैक स्क्रीन है वो आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे कोई भी चीज नोटिस नहीं हुई है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, जो है इसकी बैटरी लाइफ। यहाँ पे आपको मैं शो कर देता हूँ अपडेट करने के बाद जो इसकी बैटरी हेल्थ एंड साइकिल काउंट कितनी है। सो बैटरी हेल्थ अगेन यहाँ पे है 100%, साइकिल काउंट जस्ट 67 है। अब वैसे आप देखेंगे मैंने इस फोन को चार्ज करा था 100% पे एंड चार्जिंग से निकाला था कल शाम को सैटरडे को 5:42 PM पे। एंड उसके बाद अभी इस फोन की बैटरी 54% है, जबकि मैंने इस फोन को ऐसा कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली यूज नहीं करा है। एंड फोन को किस तरीके से यूज करा है सो यहाँ पे आप देख सकते हो। कल 14 फरवरी को जो स्क्रीन एक्टिव टाइम था वो था 6 hours 39 minutes एंड स्क्रीन आइडल टाइम 2 hours 22 minutes। एंड देन उसके बाद 15 Feb को 1 घंटे 27 मिनट इस्तेमाल करा एंड जिसमें की यूजेज कुछ इस तरीके से है। बाकी कल का यूजेज भी आप देख सकते हो, व्हाट्सएप, फोन, ब्लिंकिट एंड देन OLX, यूट्यूब, इस तरीके का यूजेज जो कि काफी मिक्स्ड यूजेज है। सो बैटरी लाइफ के रिगार्डिंग मैंने एक चीज नोटिस करी है, क्योंकि यहाँ पे फोन की परफॉर्मेंस स्मूथनेस ज्यादा बेटर लग रही है। सो मुझे तो यहाँ पे पर्सनली बैटरी ड्रेन थोड़ा सा ज्यादा क्विक दिख रहा है, जबकि इससे पिछली वाली अपडेट में फोन की परफॉर्मेंस स्मूथनेस काफी सेक्रीफाइस लगती थी, बट जो बैटरी लाइफ है थोड़ी ज्यादा स्टेबल दिखती थी। जबकि अभी डेफिनेटली मुझे बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि सारी सेटिंग्स यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है। लाइक यहाँ पे जो अडेप्टिव पावर है वो ऑन है एंड इसी के साथ मैं फोन को एकदम ही सेम तरीके से चार्ज कर रहा हूँ, विच इज फुल टू 100% एंड ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग ऑन है। तो सारी सेटिंग में एग्जैक्टली सेम रखता हूँ एंड फोन का यूजेज भी एकदम ही सेम तरीके से ही है, बट डिफरेंस तो डेफिनेटली जरूर दिख रहा है एंड आई वुड से 5 to 10% का डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है बैटरी लाइफ में। अब आप लोग कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है
बाकी सारे लोगों के लिए जिन्होंने अपडेट नहीं करा है, बट आपको बैटरी लाइफ कैसी मिल रही है, पहले से थोड़ी बेटर, पहले जितनी, या फिर पहले से थोड़ी सी डाउन। अब मेरे केस में मैं यही कहना चाहूंगा दैट डिफरेंस डेफिनेटली नोटिसेबल है, बट डिफरेंस इतना भी ज्यादा ह्यूज नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बात वही आ जाती है दैट आपको यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, स्मूथनेस है, वो बेटर मिल रही है। सो यहाँ पे बैटरी लाइफ स्लाइटली कॉम्प्रोमाइज दिख रही है, बट क्योंकि मेरे लिए जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, लाइक यहाँ पे जो iOS 26 के एनिमेशंस हैं, स्मूथनेस है, वो एकदम ही बेस्ट निकल कर आ रही है। सो अनडाउटेडली आई कैन से आपको यहाँ पे इस वाले अपडेट को इंस्टॉल कर लेना चाहिए अगर आप iOS 26 के किसी भी वर्जन पे चल रहे हो। हाँ, बाकी जितने भी लोग iOS 18 को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं, तो ये वाली चीज मैं ऑलरेडी आपको काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आप परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ इसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, अगर आपको खास करके iOS 26 का जो न्यू लुक है, इसके कुछ नए फीचर्स है जो कि आपको पुराने फोन्स में मिल जाएंगे, उनको एक्सपीरियंस करना है, देन आप डेफिनेटली अपडेट कर लीजिए। एज करेंटली जो iOS 26 है वो काफी स्टेबल फॉर्म में आ चुका है, एंड अभी धीरे धीरे करके और भी ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। बट परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ किन पुराने आईफोन्स में थोड़ी सी ड्रॉप होगी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सब वो रहेंगे iPhone 11 से लेके iPhone 13 तक। iPhone 14 में ऐसा कोई ज्यादा मैसिव डिफरेंस नहीं पड़ेगा, स्लाइड सा डिफरेंस जरूर दिख सकता है, बल्कि iPhone 15, 16 इनमें आपको एकदम ही कम डिफरेंस दिखेगा। एंड जिसके पास भी लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज है, तो उसको तो यहाँ पे iOS 26 के हर अपडेट को इंस्टॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि जो लेटेस्ट चिपसेट है वो इस वाले नए iOS वर्जन के लिए ही डिजाइंड है, एंड आपको बैटरी लाइफ में, परफॉर्मेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एज आपके लिए सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एकदम ही बेटर होता जाएगा। बाकी जिन भी लोगों ने अपडेट कर लिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका कैसा एक्सपीरियंस है। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।